नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी 3 वर्ष का भाग 6 गार्गी की आवाज में। स्पेशल क्लास के आगे के कोच पर बैठते हुए रमेश ने कहा, प्रभा ने आज सिनेमा आने को कहा था लेकिन अभी तक नहीं आई। अजीत मुस्कुराया, उसके आने में आपको इतनी दिलचस्पी है? यह तो मैं नहीं जानता था। बस एक ही दिन की जान पहचान में। रमेश ने कुछ झेपते हुए कहा, दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही है। ऐसी विचित्र स्त्री मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। देखो तो शो के शुरू होने में कितनी देर है? घड़ी देखते हुए अजीत ने कहा, बस अब शुरू ही होता है, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। इतने ही में एक सुरीली आवाज ने कहा, हेलो मिस्टर अजीत एंड मिस्टर रमेश। दोनों की बातचीत खत्म हो गई। उन्होंने देखा कि प्रभा अपने पिता के साथ बगल वाले कोच पर बैठ रही है। प्रभा ने कहा, पापा, मैं आपसे अपने मित्रों का परिचय कराती हूँ। आप कुंवर अजीत कुमार सिंह हैं और आप मिस्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव हैं। आप दोनों मेरे सहपाठी हैं। सर कृष्ण कुमार अध्यक्ष मंझले कद के और दोहरे बदन के आदमी थे। वे अधेड़ कहे जा सकते थे क्योंकि उनके सिर के बाल पकने लगे थे। दाढ़ी मूछ साफ और सिल्क का सूट पहने थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और मत्था चौड़ा था। सर कृष्ण प्रयाग में सबसे बड़े वकील थे। हंसकर बात करते थे और उनकी आवाज गंभीर तथा सुरीली थी। रंग गोरा था और मुख पर एक स्वाभाविक लाली थी। अपनी स्वाभाविक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने अजीत और रमेश दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा, आप दोनों से मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद उन्होंने अजीत कुमार से कहा, कुंवर साहब, आप इलाहाबाद में कब से हैं? इसी साल आया हूँ। ठीक, आप यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? जॉर्ज टाउन में हूँ। तीसरी घंटी हुई और बिजली बुझ गई। बिजली बुझने के साथ ही बातें भी रुक गईं। इंटरवल में सर कृष्ण ने अजीत कुमार से पूछा, कुंवर साहब, आप ड्रिंक तो करते होंगे? हाँ, कभी कभी पी लेने में मुझे कोई संकोच नहीं। और आप? रमेश से उन्होंने पूछा। नहीं, मैं नहीं पीता। बैरे को बुलाकर सर कृष्ण ने कहा, 2 ग्लास विस्की और सोडा, एक बियर और एक लेमनेड। मैं बियर भी नहीं पीता। आप बियर भी नहीं पीते? आश्चर्य से सर कृष्ण ने रमेश की ओर देखा। जी हाँ, अभी ये आदमी बन रहे हैं, बहुत गंभीरता पूर्वक अजीत ने उत्तर दिया। पिता और पुत्री दोनों हंस पड़े। सर कृष्ण ने कहा, 2 लेमोनेड। बैरे ने 4 ग्लास लाकर रख दिए। शो समाप्त होने पर विदा लेते हुए सर कृष्ण ने अजीत से कहा, आगे फिर मिलने की क्या आपसे आशा कर सकता हूँ? मैं आपकी सेवा में उपस्थित होने में अपना सौभाग्य समझूंगा। मुस्कुराते हुए अजीत ने उत्तर दिया। पिता और पुत्री के जाने के बाद अजीत रमेश के साथ अपनी कार पर बैठा। कार स्टार्ट करते हुए अजीत ने रमेश से कहा, सर कृष्ण बहुत अधिक सुसंस्कृत मनुष्य हैं। उस समय कुछ सोच रहा था। वह चौंक उठा। शायद, पर इस संस्कृति को मैं अभी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि आधुनिक सभ्यता में काफी स्वतंत्रता और मानसिक विकास पाया जाता है, और यही स्वतंत्रता और मानसिक विकास नैतिकता के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। इस पर कभी सोचा है? अजीत ने एक विचित्र स्वर में कहा। इस पर अभी सोचने का अवसर नहीं मिला। अवसर मिलने के पहले उसको समझना आवश्यक होगा। इतने में कार हिंदू बोर्डिंग के सामने रुक गई। यूनिवर्सिटी में रमेश प्रभा को देखता था और नमस्कार कर लेता था। प्रभा सुंदरी थी। उसकी सुंदरता पर रमेश ने पहले कभी ध्यान न दिया था। प्रभा में प्रतिभा थी, पर उस प्रतिभा को रमेश ने पहले कभी अनुभव न किया था। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। उस दिन संध्या के समय रमेश के साथ अजीत घूमने चला। शाम हो गई थी। अजीत ने कार सर कृष्ण के बंगले में मोड़ दी। बरसाती के नीचे एक कार खड़ी थी, इसलिए बरसाती के बाहर ही कार रोककर अजीत रमेश के साथ कार से उतर पड़ा। सर कृष्ण बरामदे में टहल रहे थे। अजीत को देखते ही सर कृष्ण का टहलना बंद हो गया। हेलो कुंवर साहब, आप अच्छी तरह से तो हैं? कहते हुए सर कृष्ण ने अजीत से हाथ मिलाया। इसके बाद रमेश से हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा, सिनेमा जाने वाला था, प्रभा का इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग सिनेमा चलते हैं? यह फिल्म मैं कलकत्ता में देख चुका हूँ, कोई अच्छी फिल्म नहीं है। इतने में प्रभा निकली। अजीत और रमेश को देखकर उसने कहा, आप लोग खूब आ गए। पापा, ये लोग भी तो सिनेमा चलेंगे? सर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कुंवर साहब, यह फिल्म देख चुके हैं। तो फिर एक दफे और देख लेंगे। नहीं, यह फिल्म इतनी अच्छी नहीं
कि एक दफे भी देखी जाए, अजीत ने कहा। तब फिर? प्रभा ने सर कृष्ण की ओर देखा। आप लोग इसे देख आइए, मैं फिर कभी आपके यहाँ आऊंगा, अजीत ने कहा। नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी। आपने तो इतनी दूर से आने का कष्ट उठाया, मुझे यह शोभा नहीं देता कि मैं फिल्म देखने जाऊं। फिर फिल्म भी तो कोई अच्छी नहीं है, सर कृष्ण ने कहा। तो ठीक है, तुम यहीं रहो, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों से सिनेमा में मिलने का वादा कर चुका हूँ। यह कहकर और अजीत तथा रमेश से हाथ मिलाकर सर कृष्ण कार पर बैठ गए। प्रभा ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और तीनों ड्राइंग रूम में गए। प्रभा ने रमेश से पूछा, मिस्टर रमेश, चाय पीजिएगा? रमेश के उत्तर देने के पहले ही अजीत बोल उठा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुस्कुराते हुए प्रभा ने कहा, मिस्टर अजीत, मैंने आपसे तो नहीं पूछा था, लेकिन चाय पीने की इच्छा तो मुझे थी। प्रभा ने नौकर से कहा, खानसामा से बोलो कि चाय लाए। सिर्फ चाय? अजीत ने कहा। सिर्फ चाय तो मैंने आज तक पी ही नहीं, पूरी चाय आएगी। और मुझे भी कुछ भूख लगी है, रमेश ने कहा। प्रभा ने हंसते हुए कहा, मिस्टर अजीत, अब आप हारे। देखिए, मिस्टर रमेश भी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। अजीत भी हंस पड़ा। शायद पुरुष जाति स्त्री जाति से कभी नहीं जीती। प्रभा के मुख पर एक गहरी लाली आकर चली गई। अजीत ने यह देख लिया। बात बदलते हुए उसने कहा, प्रभा जी, पढ़ाई कैसी हो रही है? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और अभी पढ़ने का समय भी तो नहीं आया। पढ़ने का समय नहीं आया, यह तो मैं मानता हूँ, पर यह हम लोगों के लिए, जिनका काम है बाहर घूमना, दर्जनों दोस्त, दिन भर गप्पाबाजी और रोज खेल तमाशे, यह तो ठीक है, पर हम लोगों को भी काफी कामकाज रहता है। और आपका वह काफी कामकाज क्या है? सोना, खाना और नॉवल पढ़ना। रमेश बोल उठा, आपको कौन उपन्यासकार सबसे अधिक पसंद आता है, अंग्रेजी में या हिंदी में? भाषा का मैं सवाल नहीं करता, मैं केवल इतना ही पूछ रहा हूँ, जितने उपन्यास आपने पढ़े हैं, उनमें कौन सा उपन्यास आपको पसंद आया है? प्रभा कुछ देर तक मौन रही। उसके बाद उसने कहा, मुझे तो ह्यूगो और ला मिजरेबल्स अधिक पसंद है। यद्यपि ह्यूगो को मैं सबसे अच्छा कलाकार मानने को तैयार नहीं। जीत और रमेश दोनों ने ही प्रभा की ओर बड़े आश्चर्य से देखा। अच्छा, आप कला की दृष्टि से किसे सबसे अच्छा उपन्यासकार समझती हैं? अजीत ने पूछा। कलाकार की हैसियत से मैं प्रथम स्थान टॉल्स्टॉय को और दूसरा स्थान एनाटोले फ्रांस को दूंगी। दोनों ही कला में नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि दोनों ही प्रोपेगेंडिस्ट हैं। उपेक्षा के भाव से अजीत ने कहा। रमेश ने प्रभा का पक्ष लिया। क्या प्रोपेगेंडिस्ट होना ही कला से नीचे गिरना है? तब तो संसार में कोई कलाकार हो ही नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य का एक दृष्टिकोण होता है, एक विश्वास की नींव पर वह अपना जीवन बनाता है। बिना एक सिद्धांत के वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसका यही दृष्टिकोण, यही विश्वास और यही सिद्धांत उसका व्यक्तित्व बनाता है। अपनी कृति में यदि वह व्यक्तित्व को प्रकट नहीं कर सकता, तो उसकी कृति निर्जीव होती है। कला में जीवन प्रधान है, और मनुष्य का अपने व्यक्तित्व को प्रधानता देना ही उस मनुष्य का प्रोपेगेंडिस्ट होना है। मेरे मत से प्रोपेगेंडा तो कला का एक आवश्यक अंग है। अजीत उसी प्रकार हंस पड़ा जिस प्रकार एक बच्चे की बात को सुनकर एक अनुभवी वृद्ध हंस देता है। यही तो विषमता है, अपनापन, अपना दृष्टिकोण, अपना प्रेजुडिस, यही सब तो हमारे जीवन को समझने से रोकता है, हमें वास्तविकता से दूर खींचा करता है। कला सत्य नहीं है, वह सर्वव्यापी है। कला का लक्ष्य जीवन को समझना, उसका सत्य रूप निर्धारित करना है। सकल विश्व की भावना का सामंजस्य, उसका एकाकरण ही कला है। अजीत की उस हंसी से रमेश को बुरा लगा। उसका मुख तमतमा उठा। उसने कहा, ना यहाँ पर सत्य एक है और ना यहाँ पर कहीं भावनाओं का सामंजस्य है। अगर यही हो सकता तो संसार इतनी चहल पहल का, इतनी विभिन्नता का और इन विभिन्नताओं के रूपांतरों से उत्पन्न उत्सुकता का केंद्र ना हो सकता। संसार में कोई भी वस्तु एक सी नहीं है। असंख्य पदार्थों में किन्हीं भी दो वस्तुओं में समता ना होना ही इस सृष्टि की और सृष्टिकर्ता की विशेषता है, अथवा नास्तिक के मतानुसार प्रकृति का नियम है। कला का ध्येय है नवीनता, और नवीनता का दूसरा नाम है विषमता। मैं तो सत्य को एक मानने को अभी तैयार नहीं हूं। मेरे मत अनुसार सत्य तुलनात्मक है, पर यदि हम यह मान भी लें कि सत्य एक है, सत्य सामंजस्य है, तब तो नवीनता असंभव हो जाएगी, और जहां नवीनता नहीं वहां कला भी नहीं है। मिस्टर अजीत, व्यक्तित्व को नष्ट कर देना ही मनुष्य की मृत्यु है, और व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही
व्यक्ति निरर्थक तथा शून्य हो जाता है। प्रभा बड़े ध्यान से इन दोनों की बातचीत सुन रही थी। रमेश की बात समाप्त होते ही उसने कहा, मिस्टर अजीत, क्या मैं आपकी बात का यह मतलब लगा सकती हूँ कि अनेक पृथक अंगों के होते हुए भी जिस प्रकार कुल के मिलने से एक व्यक्ति बनता है, उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के मिलने से एक जीवन अथवा एक विश्व बनता है। व्यक्ति के लिए पृथक अंग की अवहेलना करना या व्यक्ति की अवहेलना करके पूर्ण को अथवा विश्व को समझने की कोशिश करना, उसी पूर्ण अथवा विश्व पर केंद्रीभूत होना ही कला है। अजीत सोफा से उठ खड़ा हुआ। हंसते हुए उसने कहा, वेल सेड प्रभा जी, आपने मुझे एक विचित्र चक्कर से निकाल लिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जो कुछ कह गया हूँ उसका मतलब क्या था, उसे मैं स्वयं ही न जानता था, पर अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा यही मतलब था। खानसामा ने बीच में पड़ी हुई ट्रे पर चाय रख दी। रमेश ने केवल इतना ही कहा, आपने शत्रु के साथ मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं इस समय पराजित हुआ, पर कभी इसका बदला लूंगा। यह कहकर वह मुस्कुराया और साथ ही प्रभा और अजीत हंस पड़े। प्रभा चाय अपने हाथों से तैयार कर रही थी। अजीत ने कहा, रमेश, बर्नार्ड शॉ के नाटकों के विषय में तुम्हारी क्या राय है? मेरी समझ में तो बर्नार्ड शॉ इस युग का सबसे बड़ा कलाकार है। और प्रभा जी, आपकी? चाय का प्याला अजीत की ओर बढ़ाते बढ़ाते प्रभा ने मुस्कुराते हुए उसी तिरछी दृष्टि से देखा। फिर बहुत गंभीर मुद्रा बनाकर धीरे से कहा, मेरे मत से तो इस युग की सबसे बड़ी कलाकार मैं हूँ। रमेश हंस पड़ा। अजीत ने केवल मुस्कुरा दिया। किसी अंश में मैं सहमत हूँ। कला के सुखी बनाने वाले अंश का इतना सुंदर विकास मेरे मत में किसी कलाकार में नहीं है जितना आप में है। प्रभा ने अजीत की ओर से रमेश की ओर मुख फेर लिया। मिस्टर रमेश, देखिए, मिस्टर अजीत के प्रहारों से आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। का साथ दूं तो आप अजीत से मिलकर मेरे ऊपर ही टूट पड़ेंगी। उससे फायदा क्या है? सब लोग चाय पीने लगे। थोड़ी देर निस्तब्धता छाई रही। अजीत का मुख दरवाजे की ओर था। वह सामने की लॉन को देख रहा था। उस समय लॉन पर माली टेनिस रैकेट की लाइनिंग कर रहा था। अजीत ने पूछा, प्रभा जी, क्या आप टेनिस खेलती हैं? ऐसे ही कुछ। अभी 2 साल हुए खेलना आरंभ किया है, इसलिए नौसिखिया ही समझी। पापा को खेलने का बड़ा शौक है। 3 साल पहले तक तो ऑल इंडिया में भी जाते रहे हैं। कुछ रुककर उसने कहा, और मिस्टर अजीत, क्या आप खेलते हैं? हाँ, खेलता तो हूँ और शायद अच्छा खेलता हूँ। अगर अच्छी प्रैक्टिस मिल सके तो ऑल इंडिया में कुछ आशा भी करता हूँ। अच्छा, तो बरसात खत्म हो गई और टेनिस का सीजन भी आरंभ हो गया। किसी दिन आप यहाँ आइए। जरूर। चाय समाप्त हो गई। नौकर ट्रे उठाकर ले गया। उस समय अंधेरा हो गया था। नौकर ने बिजली जला दी। अजीत ने बैठे हुए ही कहा, शायद अब देर हो रही है। प्रभा जी, आज्ञा दीजिए। क्या आपको कोई काम है? काम तो कुछ नहीं, ऐसे ही कहा क्योंकि रात हो गई है। वाह, तो फिर जल्दी काहे की? पापा को आ जाने दीजिए, उनके आने तक तो बैठिए ही। ब्रिज खेलिएगा? मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम लोग तो केवल 3 आदमी हैं। 3 ही आदमी सही, प्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा। सर कृष्ण के आने पर ब्रिज खत्म हो गया। खाना खाने का समय हो गया था। अजीत ने उठते हुए कहा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। पापा, मिस्टर अजीत टेनिस अच्छी खेलते हैं। ऐसी बात है? तो फिर कुंवर साहब कभी आइए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा भाग 6 समाप्त होता है। बहुत जल्दी भाग 7 में अपलोड करूंगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।